हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं साइंस 7 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। ईद बाद का ये पहला क्लास है, तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। लेसन का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस लेसन का, लेसन नंबर 2 का, कि हम क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, हमारा आगे का गोल क्या है, तो देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो एनिमल्स का न्यूट्रिशन का मोड क्या है, अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन, अबाउट न्यूट्रिशन इन सम simple unicellular organisms like amoeba and some multicellular organisms, about holozoic nutrition in human beings, about the human digestive system, about digestion in ruminants। तो ये सब चीजें हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, ये पॉइंट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेसन इंट्रोडक्शन से। एज वी नो, food is one of the most essential things for the living organisms to survive, as it provides them energy. Except the green plants which can prepare their own food, all the other organisms have to depend on other organisms to get their food, so all of them are heterotrophic। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूट्रिशन, खाना, भोजन जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी के लिए, सरवाइव होने के लिए, जिंदा रहने के लिए और एनर्जी के लिए। तो ये सभी जानवरों के लिए, जो भी जीव जंतु हैं, सबके लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। बिना न्यूट्रिशन के कोई भी जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकते हैं। और सिवाय कुछ ग्रीन प्लांट्स के जो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं वो दूसरे चीज़ों पे, दूसरी एनिमल्स पे या प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो जो दूसरे चीज़ों पे डिपेंड करता है फूड के लिए, उसको हेटरोट्रोफिक कहते हैं। तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स ये सारे हेटरोट्रोफिक होते हैं। बट द फूड डज नॉट गिव देम एनर्जी एज सच। लेकिन फूड डायरेक्ट ऐसे ही एनर्जी नहीं दे देता है जैसा उनको ज़रूरत होती है। इट हैज़ टू गो थ्रू ए लॉन्ग जर्नी। द फूड दे कंज्यूम इट इज कम्प्लेक्स इन नेचर। तो वो जो फूड हम खाते हैं या कोई भी जानवर खाता है, तो उसको एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र तय करना होता है एनर्जी में बदलने के लिए, क्योंकि जो फूड हम खाते हैं वो काफ़ी जटिल होता है। उसमें सिर्फ डायरेक्ट एनर्जी नहीं होता है, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करके और उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी या बॉडी सेल्स को देता है। देयर बॉडी कैन नॉट यूज इट एज सच बिकॉज देयर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ microscopic cells and each cell needs energy of food. So to reach up to these small cells, the food has to be converted into a simple and soluble forms। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है बिलियंस ऑफ छोटे 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 सेल से बना हुआ है, और हर सेल को एनर्जी की जरूरत है, और फूड हर सेल नहीं खा सकता है। तो फूड को डाइजेस्ट करके और बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बना के, डायरेक्ट एनर्जी बना के, और उन सेल तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या बॉडी पहुंचा देता है। लाइक प्लांट्स, एनिमल में ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट की तरह एनिमल भी अलग अलग मोड है न्यूट्रिशन का। जैसे प्लांट में अलग अलग मोड आप पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में, वैसे ही एनिमल्स में भी अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दो ऑल ऑफ देम आर हेटरोट्रोफिक, दे मे बी पैरासाइटिक, सैप्रोजोइक, सिम्बायोटिक एंड होलोजोइक। Among them, holozoic is the most common type of nutrition among the free living organisms। जबकि आप जानते हैं कि हेटरोट्रोपिक है, लेकिन उसमें भी कई तरह के हैं। हेटरोट्रोपिक में भी कई तरह के हैं। वो पैरासाइटिक हो सकते हैं, सैप्रोजोइक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं एंड होलोजोइक भी हो सकते हैं। तो होलोजोइक जो है सबसे कॉमन है एनिमल्स में। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं वो होलोजोइक है। तो आइए देखते हैं होलोजोइक क्या है। होलो मीन्स whole and zoic means organism। Thus, when an organism consumes solid or liquid organic matter and digests, absorbs and assimilate it, the mode of nutrition is known as holozoic nutrition। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जंतु किसी चीज को पूरी तरह खा लेता है, उसको पचा लेता है, फिर उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, उस एनर्जी को यूज कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है, अपने बॉडी में चारों तरफ घुल मिल जाता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक एनिमल कैन बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। होलोजोइक कुछ भी हो सकता है, वो कार्निवोर्स भी हो सकता है, हर्बीवोर्स भी हो सकता है
और omnivores सारी चीजों को खाने वाला हो सकता है। Herbivores may further be frugivores like monkeys, they feed on fruits only or fluid। तो होलोजोइक एनिमल्स में ये सभी चीजें हो सकती हैं, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स। हर्बीवोरस में भी फ्रूगिवोरस होते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स जैसे कि मंकी है वो ओनली फ्रूट्स खाते हैं, बाकी पार्ट्स नहीं खाते हैं प्लांट के, तो उनको फ्रूगिवोर्स बोलते हैं। फीडर्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाई। और कुछ एनिमल्स जो सिर्फ फ्रूट्स का उसका जूस पीते हैं या जूस सक करते हैं, तो उनको भी फ्रूगिवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स also includes insectivores, insect eaters, piscivores, fish eater and sanguinivores, blood sucker। तो जो कार्निवोर्स हैं उसमें भी अलग अलग प्रकार के कार्निवोर्स हो सकते हैं, जैसे कि जो सिर्फ इंसेक्ट खाने वाले एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कुछ सिर्फ फिश खाने वाले हैं, फिश ईटर हैं, या कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ब्लड सक करते हैं, जैसे मस्क्यूटो, मच्छर। होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट इन 5 मेन स्टेप्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप लगता है उसको कंप्लीट होने में। जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो टोटल डाइजेशन को, होलोजोइक न्यूट्रिशन को कंप्लीट होने में 5 स्टेप है। पहला है इंजेक्शन, तो लेना अंदर अपने बॉडी के, डाइजेशन पचाना, एब्जॉर्प्शन उसको सोख लेना, एसिमिलेशन उससे इस्तेमाल करना एनर्जी के रूप में, और इजेशन मतलब कि उसको बॉडी से फिर निकाल देना। तो ये सारी चीजें जो है हमारे बॉडी के अंदर होती हैं जब हम खाना खाते हैं, तो उसको इंजेक्शन कहते हैं। तो जब हम इसको अलग अलग पॉइंट्स में हम पढ़ लेते हैं, तो पहला जो है इंजेक्शन, फर्स्ट स्टेप जो है वो इंजेक्शन है। तो इंजेक्शन क्या है? जब कोई चीज हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, चाहे कोई भी एनिमल, कोई भी जानवर, जंतु, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर कोई भी खाने वाली चीज, कोई भी अपना फूड पार्टिकल जब वो लेता है तो उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। मतलब कि वो अपने बॉडी के अंदर उस खाने को ले लिया, उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। दूसरा है डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है, जो फूड है हम खाते हैं उसको सिंपल फॉर्म में बना लेना, जैसे कि उसको बिल्कुल लिक्विड में बना लेना कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, सोख सके, ले सके। एब्जॉर्प्शन, तो उसके बाद से जैसे कि डाइजेशन के बाद से एब्जॉर्प्शन हम बताया अभी कि एब्जॉर्ब कर सके। तो आफ्टर डाइजेशन द फूड कन्वर्टेड इनटू to a simple soluble form so that it can be absorbed by the body to get mixed in body fluids like blood to reach every part of the body। तो जब डाइजेशन कंप्लीट होता है, तो जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होता है तो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ के डाइजेस्टिव जूस में मिला के बिल्कुल लिक्विड बना दिया रहता है। तो बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करके और बॉडी फ्लूइड में मिक्स करके उसको ब्लड के जरिए बॉडी के चारों तरफ हर पार्ट में पहुंचा देता है। Assimilation, when absorbed food reaches every part of the body, it goes inside a cell to be used to get energy from it। जब assimilation क्या है? जब ये फूड पार्टिकल्स सिंपल मोलिक्यूल्स में बदल के और सेल्स तक पहुंचते हैं, बॉडी के हर सेल तक पहुंचते हैं, तो वहां से वो एनर्जी सेल के अंदर जाता है। इसी को एसिमिलेशन कहते हैं, उसमें मिल जाना, सेल में एनर्जी का मिल जाना एसिमिलेशन है। उसके बाद से जो लास्ट पॉइंट है इजेशन, द रेसिड्यूअल फूड मटेरियल दैट इज लेफ्ट आफ्टर डाइजेशन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू इजेशन। तो इजेशन के जरिए जो भी रेसिड्यूअल बचा हुआ फूड पार्टिकल्स है, जो चीज खाए, एब्जॉर्ब किए, बॉडी में एनर्जी ले लिया, और जो उसमें से बच गया, जैसे डेफिकेशन, स्टूल, लैट्रिन आप लोग कहते हैं, जैसे एनिमल्स में जैसे गोबर होता है, तो इस तरह की चीजें इजेशन होती हैं। वो जो फूड पार्टिकल का बचा हुआ हिस्सा है वो इजेक्ट होता है। यहाँ पे राइट साइड में आपको बताया गया है कि सबसे पहला फूड का ऑर्गेनिज्म क्या करता है? इंजेक्शन करता है। यहाँ आप एरो से देख सकते हैं, और वहां पे वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में फूड बदल जाता है। फिर वहां से हमारा डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेस्टिव फूड जो है वो लिक्विड फॉर्म में बदल के और तब उसको एब्जॉर्ब करता है हमारा बॉडी। यहाँ एरो आपको दिखा रहा है, जब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो सेल तक पहुंचता है और सेल में वो चारों तरफ से उसमें एब्जॉर्ब होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो इजेशन के जरिए बाहर निकल जाता है।
न्यूट्रिशन इन, ये तो हम लोग एनिमल्स के लिए देख लिए जो मल्टी सेलुलर है या ज्यादा बिलियंस ऑफ सेल्स, लेकिन न्यूट्रिशन इन अमीबा देखते हैं। अमीबा में कैसे होता है, वो सिंगल सेल होता है उसमें, तो उसमें तो मुंह है नहीं, तो क्या होता है। एन अमीबा इज ए सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है एक ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, एकदम माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है और बहुत ही छोटा होता है। इट फ्लोट्स इन वाटर एंड ग्रैब माइक्रोस्कोपिक plants and animals present in water as its food। तो ये जो है पानी में तैरते रहता है इधर उधर, और जहां भी उसको अपना खाना मिलता है वो कैच करता है, पकड़ता है और खा लेता है। इट्स मोड प्लांट्स वगैरह से या एनिमल से भी, जो वाटर एनिमल है उनसे भी लेता है। इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। उसका भी जो न्यूट्रिशन है वो मोड है वो होलोजोइक, वो भी वो फूड कंप्लीट लेता है, अंदर डाइजेस्ट करता है, फिर इजेशन करता है। एज इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल ओनली, all the 5 steps of holozoic nutrition are completed within this cell only. That is why its method of feeding is termed as phagocytosis. Phago means feeding and cytos means cell. तो इसका जो है न्यूट्रिशन एक ही सेल के अंदर होता है। हमारे बॉडी में तो मिलियंस ऑफ सेल्स है, लेकिन अमीबा में एक ही सेल होता है, और वही सेल ये सारी चीजें 5 स्टेप्स जो होलोजोइक का है, वो ऑल 5 स्टेप वही एक ही सेल में कंप्लीट होता है। इसे फेगोसाइटोसिस भी कहा जाता है दूसरे लैंग्वेज में। फेगोसाइटोसिस इसलिए कहा जाता है, फेगो का जो मीनिंग होता है फीडिंग होता है, और साइटोस मीन्स सेल्स होता है। तो साइटोस जो है एक सेल में ये सारी चीजें, सारे प्रोसेस, 5 प्रोसेस जो अभी हम लोग पढ़े हैं, वो पांचों प्रोसेस एक ही सेल में कंप्लीट हो जाता है। एन अमीबा डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बॉडी ऑर्गन्स। अमीबा का कोई भी एक फिक्स डिफाइंड बॉडी सरफेस नहीं होता है, अलग अलग शेप में होता है। इट हैज जेली लाइक बॉडी एंड इज इरेगुलर इन शेप। उसका जो बॉडी होता है जेली लाइक होता है और इरेगुलर इन शेप होता है, रेगुलर नहीं होता है, कहीं टेढ़ा, कहीं सीधा, कहीं चिकना, कहीं खुरदरा, ऐसा होता है। व्हेन ए फूड पार्टिकल्स अप्रोचेस एन अमीबा, इट्स बॉडी बिकम्स लाइक फीट which are called pseudopodia, false feet. These pseudopodia encircle the food just like we grab a thing with our hand. तो जैसे इसके बॉडी के पास कोई खाना पहुंचता है, इसका फूड पार्टिकल्स पहुंचता है, तो इसके बॉडी से 2 लेग की तरह निकलते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे यू की तरह जहां बना हुआ है स्यूडोपोडिया, 2 लेग्स निकलते हैं, और वो दोनों लेग्स स्यूडोपोडिया खाना को अपने बीच में पकड़ लेते हैं। जैसे हम अपने हाथों से खाना को पकड़ते हैं, उठाते हैं, वैसे ही ये स्यूडोपोडिया जो है वो खाना को बीच में पकड़ लेता है। व्हेन द फूड इज कैप्चर्ड, जब खाना उसके पकड़ में आ जाता है, कैप्चर हो जाता है, द स्यूडोपोडिया ज्वाइन टू फॉर्म ए कैविटी विच हैज ए लिटिल वाटर एंड द फूड पार्टिकल्स ट्रैप्ड विद इन इट। जैसे ही खाना बिल्कुल उसके बीच में आता है, तो स्यूडोपोडिया जो है वो बंद करके एक कैविटी बना लेता है, अंदर एक जगह बना लेता है, उसमें थोड़ा सा पानी भी रहता है, तो वो उस पानी के मदद से उसको अंदर सॉर्ब करके और गला लेता है, डाइजेस्ट करता है। दिस इज कॉल्ड फूड वेक्यूल्स। ये जो कैविटी बनता है उसको फूड वेक्यूल्स होते हैं। फूड वेक्यूल्स कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टोमक। जैसे फूड वेक्यूल्स को हम स्टोमक से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टोमक के अंदर जाता है, वैसे ही वहां पे स्टोमक उनका होता नहीं है, वह जस्ट जो स्यूडोपोडिया बना होता है वही गोल बन के और फूड वेक्यूल्स बना देता है, जो उसका स्टोमक बन जाता है, या टेम्पोररी पेट कह सकते हैं उसका, जो वहां पे फूड रहता है। दिस मेथड ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड इज नोन एज सर्कमवेलेशन। और इस मेथड को जो जिससे ये अमीबा खाता है, इसको सर्कमवेलेशन कहा जाता है। नो दिस में एक पॉइंट है, यहाँ से आप जान लीजिए। बिसाइड सर्कमवेलेशन सम मोर मेथड्स आर फाउंड इन अमीबा फॉर engulfing the food, like circumfluence, amoeba rolls over the prey, or import food sink in the amoeba body, or invagination, secretion of toxic fluid around the prey। तो ये सारी चीजें अलग अलग तरह से अमीबा खा सकता है या ले सकता है, जैसे कि अपने प्रे पर, अपने शिकार पर के ऊपर रोल करता है, उस पर वो फिरता है और अपना खाना पकड़ते जाता है, या कुछ टॉक्सिन, पॉइजन चीज, जहरीली चीजें अपने प्रे के ऊपर डाल देता है। तो इस तरह से वो अपना खाना हजम करते रहता है, लेते रहता है।
Digestion, enzymes or digestive juices are secreted inside the body vacuoles which break down the food into a simple form which is easy to digest. तो वो जो उसके बॉडी से इंजाइम वहीं रिलीज होता है जो वैक्यूल्स होता है, और वहाँ पे वो इंजाइम्स उसको सिंपल फॉर्म में बना देता है जैसे हमारे पेट में होता है, और वो सिंपल फॉर्म से वो इजी डाइजेस्ट हो जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है. Absorption, the digested soluble food is absorbed inside the cytoplasm through diffusion. तो जो एब्जॉर्ब जो वहाँ पे फूड डाइजेस्ट हुआ है वहाँ से वो साइटोप्लाज्म के जरिए उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है उसी सेल में. वो तो एक सेल है ही उसके पास, तो उसी में वो एब्जॉर्ब हो जाता है. एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू गेट एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन एंड द एमीबा ग्रोज इनसाइड. और ये जो एब्जॉर्ब फूड है वो एनर्जी उसमें लेता है अमीबा और उसका साइज बड़ा होते जाता है, बढ़ते जाता है. The undigested food get collected in another vacuole which reaches the plasma membrane, that is the cell membrane of its one cell body and ruptured on outside the body to throw the undigested food outside. और जैसे खाना हजम हो जाता है तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जैसे कि इजेशन हम लोग पढ़े हैं, तो इजेशन के लिए वहाँ पे फिर से एक कलेक्शन होता है वैक्यूल्स में, और वो जब जमा होते रहता है तो अचानक से उसके बॉडी से एक छेद बन जाता है या बर्स्ट कर जाता है, फूट जाता है, और वहाँ से वो इजेक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है अपना जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है. यहाँ पे पिक्चर दिया गया है. तो उसके बॉडी में कहीं एक जगह एक माउथ नहीं है या इजेक्शन के लिए कहीं एनल कैनल नहीं है जहां से वो चाहे खा लेता है और जहां से चाहे निकाल देता है. न्यूट्रिशन इन हाइड्रा. हाइड्रा भी एक तरह का सेल्स है, मल्टी सेलुलर है. तो आइए देखते हैं हाइड्रा कैसे खाता है. हाइड्रा इज ए मल्टी सेलुलर एनिमल, इट इज ऑल्सो फाउंड इन वाटर. हाइड्रा जो है मल्टी सेलुलर एनिमल है जो कि पानी में पाया जाता है. इट हैज मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेंटिकल्स अराउंड इट्स माउथ. उसके मुंह के पास थ्रेड लाइक धागा की तरह निकला हुआ कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है जिससे वो अपने शिकार को, अपने खाने को पकड़ता है. A hydra catches its prey with the help of these tentacles. तो पकड़ता है. The tentacles act not only like limbs to catch the prey, they also contain some stinging cells on them. The stinging cells kill the prey by their poisonous secretions. Further, the tentacles bring the dead prey up to the mouth of the hydra. तो टेंटिकल्स में कुछ स्टिंगिंग होता है डंक मारने की तरह, और वो डंक मारता है, उससे पॉइजन की तरह लगता है अपने उसके शिकार पर, और वो डेड हो जाता है, मर जाता है. फिर वो शिकार को पकड़ के उसके मुंह के पास लाता है और वहां से वो निगल लेता है. फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनसाइड द बॉडी. वहां से बॉडी के अंदर चला जाता है. वेयर इट इज डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेटेड. और वहां पे वो डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, बाकी के प्रोसेस वहां होते हैं, और एसिमिलेट भी होता है. अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज पैरामेसियम. न्यूट्रिशन इन सम अदर एनिमल. तो अनदर एनिमल में देख लेते हैं कैसे है. तो पैरामेसियम भी एक अलग स्ट्रक्चर है. पिक्चर आपको दिया गया है. एज ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया ओवर द सरफेस ऑफ इट्स बॉडी. इसके बॉडी पर चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. वो हेयर नहीं होता है, हेयर की तरह पूरे बॉडी पे बना होता है. दिस सीलिया पुश द फूड पार्टिकल्स टुवर्ड द ओपनिंग ऑफ द माउथ, ओरल ग्रूव ऑफ ए पैरामेसियम, एंड इट इज इंजेस्टेड. नाउ इट इज डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेटेड विद इन द सेल बॉडी. तो ये जो एयर है वो पुश करते हैं. जब भी उसके बॉडी में कहीं भी उसको फूड पार्टिकल्स होता है तो उसको पुश करते हैं, और पुश करके ऐसी जगह पे लाते हैं जहां से वो उसका माउथ ओपनिंग है, या जहां से वो फूड, ओरल ग्रूव जिसको कहा जाता है, तो वहां से वो फूड उसके बॉडी के अंदर इंजेस्ट हो जाता है, और फिर वहां से डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और एसिमिलेशन होता है. ये सब चीजें आपको पीछे बताया जा चुका है कि एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ये सब क्या है. Some insects feed on liquid diet like butterflies which feed on the nectar of flower, or mosquitoes which feed on blood. तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स के ब्लड पे या उसके जूस पे डिपेंड करते होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई है. दे हैव ए सक्शन ट्यूब व्हिच इज यूज्ड टू pierce in the body of food source and suck the fluid from it. उनके बॉडी में एक पाइप की तरह सक्शन ट्यूब होता है. सक्शन कहते हैं शक करने को, चूसने को, खींचने को.
तो वो पाइप से सक करते हैं, जैसे आप पेप्सी पाइप डाल के पेप्सी के बोतल में और खींचते हैं, सक करते हैं, वैसे ही मॉस्क्यूटो अपने पाइप से, सकिंग पाइप से यूज करता है, छेद करता है बॉडी में अपने शिकार में और वहां से खींचता है। तितली जो है बटरफ्लाई वैसे ही नेचर लेती है। दिस इज कॉल्ड फीडिंग ट्यूब ऑफ प्रोबोसिस। इसको फीडिंग ट्यूब कहते हैं या उसे प्रोबोसिस भी कहते हैं। हाउस फ्लाई ऑल्सो कैन सक इन ब्लड, सक इन लिक्विड फूड ओनली। फॉर दिस इट डिजॉल्व इट्स फूड इन इट्स सलाइवा। हाउस फ्लाई जो है, घर में जो मक्खियां होती हैं, वो भी अपना फूड लिक्विड के फॉर्म में सक करती हैं और उसके लिए वो अपने सलाइवा से मिक्स करके और फ्लूइड को और फूड को फ्लूइड में बदल लेती है और फिर वहां से वो सक कर लेती है। फ्रॉग का अलग ही मामला है, आइए देख लेते हैं। द फ्रॉग हैज अ लॉन्ग स्टिकी टंग, इट कैचेज प्रे बाय यूजिंग इट। फ्रॉग के पास एक चिपकने वाला चंग होता है, जुबान होती है, उससे वो जुबान जल्दी से बाहर निकलता है और उससे अपने प्रे को, शिकार को पकड़ लेता है, उसमें चिपक के उसको मौका दिया जाता है। द टंग रीचेज द फूड एंड द फूड गेट्स स्टक टू इट, देन द फ्रॉग इनफोल्ड्स द टंग एंड इंजेस्ट the food. Remaining 4 steps like digestion, adsorption, assimilation and egestion complete in the well-developed digestion system. तो उसमें वो क्या करता है, अपने शिकार को, अपने फूड को उसमें चिपकाता है, उसमें लपेट के और अंदर मुंह के अंदर खींच लेता है और उसके बाद से बाकी प्रोसेस जो है वो सेम डेवलप्ड जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनका, बाकी लोग एनिमल्स की तरह, जैसे उसी तरह वहाँ पर उनका भी डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इजेशन भी कंप्लीट होता है। द प्रे ऑफ ए स्पाइडर इज ट्रैप्ड इन इट्स वेब। स्पाइडर का जो शिकार होता है उसके जाल में फंसता है। स्पाइडर का जाल आप लोग देखे हैं, मकड़ी का जाल। देन इट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस इंजेक्टेड बाय द स्पाइन्स ऑफ द स्पाइडर टू इट्स बॉडी, देन इट इज सक्ड। तो वहाँ पे जब उसका ये फंस जाता है तो उसमें वो कुछ डाइजेस्टिव जूस इंजेक्ट करके और फिर वहाँ से वो सक कर लेता है अपना खाना। यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन है कि आपको खुद से बनाने हैं। आगे अगर सॉल्यूशन जब बनाया जाएगा, सॉल्यूशन का वीडियो, तो उसमें आपको सॉल्यूशन में दिया जाएगा आंसर। जब तक आप खुद से बनाएं और जब सॉल्यूशन आएगा तो उससे आप मैच भी कर सकते हैं। या डिफरेंट वर्ड्स है तो भी कोई बात नहीं है, आपका वर्ड्स अलग हो सकता है आंसर के लिए, आंसर सही होना चाहिए। एक फैक्ट है यहाँ जान लेते हैं। इंजेक्शन ऑफ फूड इन स्टार फिश इज डन इन ए वेरी इंटरेस्टिंग वे। बहुत इंटरेस्टिंग वे में स्टार फिश का फूड होता है। इट्स ट्यूब फूड कैचेज इट्स प्रे। उसका जो फिश, एक स्टार फिश का लेग या ट्यूब लाइक फुट है, वो उसको, उसके प्रे को पकड़ लेता है। देन इट्स स्टोमक कम्स आउट। आमतौर पे सारे जीव जंतु में स्टोमक अंदर रहता है और खाना वहां पहुंचता है, लेकिन इसका जो है स्टोमक बाहर आ जाता है और उसको इंसर्किल कर लेता है। जब वहां पे खाना रहता है, उसका फूड प्रे रहता है, तो उसको इंसर्किल करके और उसके स्टोमक में चला जाता है। फिर वो इनफोल्ड होकर और स्टोमक उसके बॉडी के अंदर वापस चला जाता है। तो ये एक डिफरेंट डाइजेशन या डिफरेंट फूड इंजेक्शन है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब आइए देखते हैं ह्यूमन बींग का न्यूट्रिशन कैसे होता है। ह्यूमन बींग्स हैव ए वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग के पास बहुत ही अच्छा डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। इट्स स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स अप टू द एनस। वो मुंह से शुरू होता है और एनस पे जाके खत्म होता है। इट इज ए ट्यूबुलर pathway called alimentary canal. Besides main digestive organs like stomach and small intestine, some glands like liver and pancreas also help in digestion. तो ये एक ट्यूब के लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह है, मुंह से लेके और एनल तक, जिसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। और इन सब के अलावा भी हमारे पेट के अंदर स्टोमक में इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, ये सब के अलावा भी कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे कि लीवर और पेनक्रियाज। ये लोग भी डाइजेशन में मदद करते हैं। वो कुछ डाइजेस्टिव सिक्रेशन देते हैं जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होने में मदद मिलता है। These glands release digestive enzymes that assist the digestion. As we consume different nutrients like carbohydrates, fats and proteins in our diet, different enzymes are needed for breaking them down.
तो जैसा कि हम लोग खाना में अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, प्रोटीन, तो इन सबको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, उनको मिक्स करने के लिए अलग अलग तरह की एंजाइम की ज़रूरत होती है। हर चीज़ एक जैसी चीज एंजाइम में नहीं पचता है, तो सबको पचाने के लिए अलग अलग तरह की एंजाइम की जरूरत होती है, जो कि हमारा लीवर और पेनक्रियाज पूरा करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओनली एलिमेंट्री कैनाल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हालांकि सारे बॉडी के जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें थ्रू आउट पास होता है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन का प्रक्रिया है वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और बाकी जो है एलिमेंट्री कैनाल में सारे पार्ट्स हैं वो आगे बढ़ते हैं। ये 7 पार्ट्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे। नंबर 1 माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ये सारी चीजें आपको एलिमेंट्री कैनाल में है या डाइजेस्टिव सिस्टम में है। The process of consuming food starts from the ingestion of food. We use our hands for ingestion of food in the mouth. तो जो प्रोसेस है कंज्यूम फूड करने का, फूड लेने का, वो हमारा वहाँ से शुरू होता है जब हम खाना अपने हाथ से उठा के मुंह तक पहुँचाते हैं। मतलब कि हमारा हाथ भी हमारे फूड लेने में, खाने में, न्यूट्रिशन में मदद करता है। उसके बाद से इंजेक्शन होता है, ये इंजेक्शन हो गया। द माउथ, our mouth help not only in ingestion of food, but it also bring the food to the stable temperature by either cooling or warming it. Digestion of starch also starts from the mouth. Our mouth contains tongue, teeth, salivary glands. तो माउथ सिर्फ पचाने का, लेने का ही काम नहीं करता है, वो पचाने की प्रक्रिया भी माउथ से ही शुरू हो जाती है। एक तो सिंपल फॉर्म तोड़ता भी है, उसको चबाते हैं हम लोग, चबा के उसको बारीक कर लेते हैं, और वहीं पे वो गर्म भी कर लेता है। अगर बिल्कुल कूल फूड है, ठंडा है, तो उसको थोड़ा सा वार्म कर लेता है, और बहुत ज़्यादा हीट है तो उसको वो कूल कर लेता है। हमारे माउथ में जो है 3 चीज़ें हैं जो इसमें प्रक्रिया में हमारे मदद करती है। पहला टंग, दूसरा टीथ, और तीसरा सलाइवरी ग्लैंड। और स्टार्च जो है वहीं से हमारा डाइजेशन ऑफ स्टार्च ऑल्सो स्टार्ट होता है। तो स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। The tongue, it is the muscular structure. It contains taste buds on it to recognize the different tastes like sweet, salty, sour और bitter. तो हमारा जो टंग है वो अलग अलग टेस्ट को समझने में, जानने में मदद करता है। हम जानते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। It also helps in mixing saliva with food and swallowing it. और वो सलाइवा को खाने में मिक्स करने में भी मदद करता है। जब हम खाते हैं तो हमारा जुबान अंदर चारों तरफ घूमते रहता है और वो सलाइवा को मिक्स करता है। टेस्ट बर्ड्स फॉर डिफरेंट टेस्ट आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द टंग। टेस्ट बर्ड्स जो है हम मतलब यही जानते हैं कि टेस्ट हमारा पूरा जुबान बताता है, लेकिन असल में टेस्ट जो है अलग अलग पार्ट है समझने के लिए। अगर जबान में वो पार्ट नहीं रहे तो एक पर्टिकुलर टेस्ट हमको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे अलग अलग पार्ट आपको पिक्चर में दिया गया है कि हमको सोर कहाँ समझ में आता है, सॉल्टी कहाँ समझ में आता है, स्वीट कहाँ आता है और बीटर कहाँ आता है। तो ये अलग अलग पार्ट है, वहीं से सेंस करता है टंग हमारा कि हम जो खाए हैं उसका टेस्ट क्या है। टेस्ट बर्ड्स फॉर डिफरेंट टेस्ट आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ द टंग। अलग अलग रीजन में है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू चेक दिस। ये एक्टिविटी है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और पर्पल के एक एक करके उसे देख सकते हैं। तो ये एक्टिविटी देखकर आप जान सकते हैं कि हमारे जुबान में अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट हम लोग महसूस करते हैं। लेकिन चूंकि हम पूरे माउथ में खाते हैं, हमको लगता है कि पूरे मुंह में हमारा वो टेस्ट है, लेकिन असल में टंग के अलग अलग पार्ट में ही हम लोग उसको फील करते हैं या महसूस करते हैं। तो ये एक्टिविटी में मैं नहीं जाऊँगा, आप इसे पढ़ के समझ के और कर सकते हैं घर पे। टीथ, देयर आर 32 टीथ इन एन एडल्ट्स माउथ, 16 ईच इन अपर एंड लोअर जॉ। द रूट्स ऑफ टीथ आर फिक्स्ड इन गम्स। टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। तो हम एक एडल्ट आदमी के या औरत के मुंह में टोटल 32 टीथ होते हैं, जिसमें 16 जो है नीचे होते हैं और 16 ऊपर होते हैं। और उसके जो रूट है वो गम में बहुत मजबूती के साथ फिक्स होते हैं। हमारे टीथ जो है 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इंसीजर, 2 कैनिन,
थर्ड प्रीमोलर्स एंड फोर मोलर्स। तो ये अलग अलग नीचे टेबल में दिया गया है कि कौन कौन से टीथ कितने हैं। टीथ परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कटिंग, बाइटिंग, शेयरिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ये सारी चीजें हमारे टीथ करता है, काटना, उसको शेयर करना या चबाना या उसको ग्राइंड करना, पीसना, ये सारी चीजें हमारे दांत करते हैं। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ टीथ इज, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इंसाइजर जो है इन फ्रंट, जो सामने का टीथ है वो इंसाइजर है, 4 ऊपर है और 4 नीचे है, ये सब मिलाकर टोटल 8 इंसाइजर टीथ है। तो ये हमारा फंक्शन जो है इसका कटिंग एंड बाइटिंग है। कैनिन 2 है नीचे और 2 ऊपर, दोनों साइड में है, और उसका काम है चियरिंग। नुकीले जो दांत है उसे कैनिन कहते हैं। और नुकीले के जस्ट पीछे 4 नीचे और 4 ऊपर आपको प्रीमोलर्स हैं, 2 नीचे दोनों साइड में, 2 ऊपर दोनों साइड में। फिर आपको मोलर्स आते हैं जो कि 6 है ऊपर और 6 नीचे, तो वो च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के काम आते हैं। तो इस तरह आपको ऊपर 16 और नीचे 16, टोटल 32 दांत आपके मुंह में हो सकते हैं। The teeth in the mouth of an infant are called milk teeth or temporary teeth. They fall off between 6 to 8 years of age. Then permanent teeth come out of the same gums and take their place. तो जो बच्चे होते हैं उनके मुंह में जो पहला दांत आता है उसको टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ कहते हैं, जो कि 6 से 8 साल के अंदर टूटकर और दोबारा दांत निकलते हैं। ये आप लोगों को हुआ होगा तो आपको पता होगा। Teeth break the bulky food to smaller size particles which help the food to be swallowed. तो ये दांत जो है हमारे खाना को बड़े बड़े खाने होते हैं उसको चबा के छोटा कर देता है, जो कि स्वैलो करने में मदद करता है। नीचे फिर एक एक्टिविटी है टू नो अबाउट ह्यूमन टीथ। तो दांत के बारे में जानने के लिए तो इसे आप अलग से देख सकते हैं एक शीशा लेकर। These are 3 pairs in number. स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड जो है 3 पेयर है दोनों साइड में। ये 3 एक साइड में आपको दिखाया जा रहा है, 3 दूसरे साइड में है। ये आपका स्लाइवरी ग्लैंड है। 1 पेयर इज लोकेटेड नियर द अपर जॉ एंड 2 पेयर नियर द लोअर जॉ। यहाँ पे जो है अपर जॉ के पास में 1 पेयर है और लोअर जॉ में 2 पेयर्स है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका एरो दिखा रहा है। दे सेक्रेट ए वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा इन द माउथ। तो इसका जैसे कि नाम से आपको मालूम है स्लाइवरी ग्लैंड, तो ये मुंह में सलाइवा सेक्रेट करते हैं, देते हैं, निकलता है। जब भी हम खाते हैं तो मुंह में सलाइवा आता है, लार आता है जिसे आप कहते हैं। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज और पिटाइलेज। दिस ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च इनटू ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। तो इसमें एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है जिसे सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के और स्टार्च को क्या करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बना देता है। इसको जानने के लिए आप रोटी को अगर देर तक चबाएंगे तो मालूम चलेगा कि आपका मुंह मीठा हो गया, या वही रोटी जो पहले आपको मीठी नहीं लगती थी वो मीठी लगने लगी, क्योंकि उसको वो ग्लूकोज बना देता है। ये आपका सलाइवरी ग्लैंड्स है एरो के पास, आप देख सकते हैं। इट्स ऑल्सो गेट मिक्स विद द फूड टू मेक इट सेमी सॉलिड सो दैट swallowing it becomes easy. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। तो वो जो सलाइवा है वो खाना में मिक्स होकर और उसको सेमी सॉलिड बना देता है, बिल्कुल नरम बना देता है। हार्ड फ्लूइड को भी, हार्ड खाना को भी नरम बना देता है, सेमी सॉलिड कर देता है, जो कि उसके वजह से स्वैलो आसान हो जाता है। इस प्रोसेस को जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल के और इस खाने में मिक्स होकर स्वैलो होता है, तो इसको हम लोग मेस्टिकेशन कहते हैं। फिर एक एक्टिविटी है, इसमें भी मैं नहीं जाऊँगा। द एसोफेगस चलिए पढ़ते हैं। द माउथ कैविटी और बुक्कल कैविटी ओपन इन ए पाइप लाइक पैसेज कॉल्ड द एसोफेगस। तो हमारा जो माउथ का कैविटी है, ओरल कैविटी है, वो एक ओपन होता है अंदर, जिसे एसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप भी कहा जाता है। यहाँ एसोफेगस आपको दिख रहा है, ये एसोफेगस है। दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे एसोफेगस है, आप देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द फूड पाइप। इसे अभी बताया आपको फूड पाइप कहा जाता है। दिस इज जस्ट ए पैसेज अप टू द स्टोमक। ये एक पैसेज है, रास्ता है जाने का खाना के लिए स्टोमक तक। नो डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द एसोफेगस। इट्स मस्कुलर वॉल्स मूव इन ए वेव लाइक मैनर टू पुश द फूड टुवर्ड्स स्टोमक। दिस मूवमेंट आर नोन एज पेरिस्टालसिस। तो ये जो फूड पाइप में कोई प्रोसेस नहीं होता है,
वो सिर्फ खाना पहुंचाने के काम आता है, वो सिर्फ फैलता है, सिकुड़ता है, ऐसे ही फैलते सिकुड़ते खाने को आगे बढ़ाता है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, यहाँ नोटिस में नीचे फैक्ट में दिया है, वो इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होता है वो अगर आदमी उल्टा भी रहे, सर नीचे करे और पैर ऊपर करे और फिर खाना खाए, तो भी वो विंड फूड पाइप में जाने के बाद से वो खाना स्टोमक तक पहुंचा देता है, वो अपने मूवमेंट से खाना को पहुंचा देता है। द स्टोमक फूड फ्रॉम द एसोफेगस इज रिसीव्ड बाय द स्टोमक, खाना जो है एसोफेगस से स्टोमक रिसीव करता है, पहुंचता है। द स्टोमक इज ए फ्लैटेंड बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन on the left side below the diaphragm. It secretes gastric juice. Gastric juice further contains hydrochloric acid, mucus, pepsin, enzyme. तो ये जो है स्टोमक हमारे पेट के अंदर होता है, एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में, जस्ट जो डायफ्राम है, डायफ्राम आप लोकेट कर सकते हैं जहाँ आपकी सीने की हड्डियाँ खत्म होती है, तो डायफ्राम के जस्ट नीचे बाएं साइड में स्टोमक होता है। उसमें जो है 3 तरह के गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। ये तीनों चीज खाना को पचाने में मदद करते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट परफॉर्म्स 2 फंक्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 फंक्शन करता है, 2 काम करता है। इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। सबसे पहले वो जो जर्म्स होते हैं उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं या बीमारी के कुछ कीड़े होते हैं उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है। इट मेक द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। फिर वो जो मीडियम होता है उसको एसिडिक बना देता है जिससे खाना पचने में मदद मिलती है। म्यूकस इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। म्यूकस जो होता है वो इनर लेयर जो होता है स्टोमक का लाइनिंग, उसको बचा कर रखता है। पेप्सिन दिस एंजाइम स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू पेप्टोन्स। और पेप्सिन क्या करता है, एंजाइम्स को, ये जो पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि डाइजेशन करता है प्रोटीन को कन्वर्ट करके पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करके और डाइजेशन शुरू करते हैं। The stomach can hold 1.5 liter of material. Sometime when excess of HCl is produced due to the consumption of some more oily or spicy food, the inner wall of the stomach gets damaged and some places of ulcer are caused. तो अगर हम ज़्यादा ये खाते हैं, ऑयली चीज़ खाते हैं, तली हुई छनी हुई चीज़ें, तो उससे हमारे पेट में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसे एसिडिटी कहते हैं। तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जलन होती है एसिड की वजह से, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एंटासिड देते हैं। जो हमारा पेट है उसका कैपेसिटी करीब 1.5 लीटर तक उसमें मटेरियल कंटेंस कर सकता है। उसके बाद से आता है नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन का। द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज वेरी स्ट्रेंज टू नो दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, नाम स्मॉल है लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग एंड कैन बी अप टू 3.5 टाइम्स ऑफ द टोटल बॉडी लेंथ, बट इट अपीयर्स टू बी स्मॉल एज इट रिमेन्स इन कोइल्ड फॉर्म। तो ये जो है करीब 6 मीटर लंबा होता है और 3.5 टाइम्स ऑफ टोटल बॉडी लेंथ, हमारी बॉडी के लंबाई का करीब 3.5 गुना होता है। और ये छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि वो क्वाइल्ड होता है, एक में एक लिपटा हुआ होता है, गोल गोल लिपटा हुआ होता है। फूड फ्रॉम द स्टोमक रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द डाइजेशन फाइनली गेट्स कंप्लीटेड। तो यहाँ पे फाइनल होता है डाइजेशन, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो यहाँ फाइनल डाइजेशन कंप्लीट होता है। इट रिसीव 3 टाइप्स ऑफ डाइजेशन। यहाँ पे 3 तरह के डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं इसको। इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से जूस जो निकलता है। बाइल फ्रॉम द लीवर, लीवर वहाँ पे बाइल पहुँचाता है। और पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। ये तीनों जूस कैसे डाइजेशन में मदद करते हैं आइए आगे पढ़ते हैं। इंटेस्टाइनल जूस इज सिक्रेटेड बाय द walls of the small intestine and contains enzymes। तो इंटेस्टाइनल जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से सिक्रेट होता है वहाँ और खाने में मिक्स होते रहता है। बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड इज स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। इट डज नॉट हैव एनी एंजाइम्स बट इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। बाइल जो है हमारे लीवर से सिक्रेट होता है और गल ब्लैडर एक छोटा सा थैली के आकार का वहीं लीवर के पास रहता है, उसमें जमा होता रहता है और वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है
और वो नीचे जो दिया जा रहा है वो ऐसा फंक्शन करता है. इट ब्रेक डाउन द बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स so that their digestion becomes easy. This process is called emulsification. तो ये जो है बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटा कर देता है. जो लीवर एंजाइम्स है, जो भी एंजाइम्स वहाँ आते हैं, और उसको तोड़ के जो कि डाइजेशन में इजी कर देता है. तो इसको हम emulsification कहते हैं. इट मेक्स द मीडियम अल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स. और फिर वो मीडियम को अल्कलाइन कर देता है दूसरे एंजाइम्स को काम करने के लिए. आप देखे थे स्टोमक में एसिडिक हो गया था, लेकिन यहाँ पे वो अल्कलाइन कर देता है. पेनक्रियाटिक जूस, it is secreted from the gland associated with digestive system called pancreas and comes through pancreatic duct into intestine. This contains following enzyme. तो ये पेनक्रियाज से सेक्रेट होता है और इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक डक्ट से पहुंचता है. इसमें 3 तरह के इसमें भी एंजाइम्स होते हैं. पहला जो है ट्रिप्सिन है फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. ट्रिप्सिन से प्रोटीन डाइजेस्ट होता है. आप फूड में पढ़ चुके हैं कि अलग अलग चीज़ हम खाने में ज़रूरत है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट. तो ये सारी चीज़ों को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स की ज़रूरत होती है. एमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है. लाइपेज फॉर फैट्स, और लाइपेज जो फैट्स होता है, फैटी चीज़ होता है, उसको डाइजेस्ट करता है. दस ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो इस तरह सारे जो चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स है फूड के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये सब चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाती हैं. विटामिन्स एंड मिनरल्स डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन, दे आर एब्जॉर्ब इन ब्लड एज सच. और विटामिन मिनरल जो है वो डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है. जो भी फूड में होता है वो डायरेक्ट वैसे ही विटामिन ए, बी, सी जो भी है वो डायरेक्ट ब्लड में वैसे ही एज इट इज ब्लड सर्कुलेशन में चले जाता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्प्शन करते हैं. द स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल नॉट ओनली इन डाइजेशन ऑफ फूड बट ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. तो ये सिर्फ डाइजेशन में ही काम नहीं करता है, तो एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है. एक तो खाना को डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन अब वहाँ से वो एब्जॉर्ब करना शुरू करता है. हमारा बॉडी वहीं से खाना को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली. तो उसमें जो है फिंगर की तरह, यहाँ पिक्चर में दिया गया है, छोटे 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 फिंगर की तरह विली निकले होते हैं. These villi have a network of blood capillaries just below their surface. उसमें blood capillaries, छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, नसें होती हैं, जिससे जो उनके सरफेस में होते हैं, निचले सरफेस में, जड़ों में होते हैं. The digested food which has been converted into its simplest form comes in contact with this villi and gets absorbed through their wall and mixed with the blood. तो जो डाइजेस्टेड फूड सिंपल फॉर्म में बन चुके होते हैं वो इस विली के कांटेक्ट में आते हैं और विली से एब्जॉर्ब होकर और ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं. नाउ इट रीचेज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड, और फिर वहाँ से बॉडी के हर पार्ट में ब्लड पहुँचा देता है या ब्लड के जरिए पहुँच जाता है. द लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है देख लेते हैं. नाउ व्हेन द डाइजेस्टेड फूड हैज बीन टेकन, जैसे डाइजेस्टेड फूड अब जा चुका है, अब बाई ब्लड कैपिलरीज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कैपिलरीज है वो डाइजेस्टेड फूड को ले चुकी हैं. द फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. तो जो अनडाइजेस्टेड बच गया वो वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाता है या चले जाता है, पहुँच जाता है. इट इज़ 1.5 mm, ये करीब 1.5 मीटर लंबा होता है. दिस इज ए वाइड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये चौड़ा होता है, थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन से ये चौड़ा होता है और ट्यूब की तरह होता है. इन दिस पार्ट वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है. सॉलिड फूड इज नाउ पुश टुवर्ड्स द रेक्टम, और जो सॉलिड बचता है वो रेक्टम के पास चला जाता है. नो दिस मिलियन ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया लिव इन कोलोन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. More than 400 species of the bacteria are present in the colon. तो बहुत मिलियंस, लाखों बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, हार्मलेस, जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. करीब 400 प्रकार के बैक्टीरिया हमारे कोलोन में, इंटेस्टाइन में रहते हैं.
The food left after digestion is eaten up by these bacteria and mixed with dead cells and form solid feces. तो ये जो फूड होते हैं उसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ये बैक्टीरिया उसको खाते हैं और फिर उसको सॉलिड बना के और फीकस के जरिए निकाल देते हैं, स्टूल के साथ निकाल देते हैं। The rectum stores the undigested food that has been converted to feces till the time of digestion. रेक्टम क्या करता है, जो भी फीकस होता है, स्टूल होता है, उसको वहां पे वो जमा करके रखता है जब तक कि वो इजेशन नहीं हो, निकल नहीं जाए। The anus is opening through which the feces is digested. और एनस वो ओपनिंग है, खुला है, मुंह है, जहां से डिजेशन होता है या स्टूल बाहर निकलता है। Assimilation, the absorbed food reaches up to the each cell of the body through blood. Here it diffuses inside the cytoplasm of the cell which is further oxidized to get energy from it through respiration. तो एब्जॉर्ब फूड जो है उस सेल के पास जब पहुंचता है, ब्लड उसको पहुंचाता है, तो वहां पे वो डिफ्यूज होता है, वो साइटोप्लाज्म के जरिए जो सेल साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होता है, वहां से वो एनर्जी या जो फूड होता है, फूड एनर्जी होता है, वो ऑक्सीडाइज होकर सेल के अंदर चला जाता है। फिर वो एनर्जी हमारा सेल यूज करता है। यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है कि कैसे आपको फूड एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कैसे आपको रेक्टम तक पहुंचता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करें। डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। रूमिनेंट्स जो है वो जुगाली करने वाले, जिसे आप देहाती भाषा में अगर कहें, बिहार में जिसे कैरी करना कहते हैं, कौरी करना, आमतौर पे जो बकरी या गाय, बैल, भैंस, ये सब एनिमल जो है वो जुगाली करते हैं, उसको रूमिनेंट्स कहते हैं। Herbivorous animal like cow, goat, sheep and buffalo etc. eat grass and small plants as their fodder. तो ये सब जो एनिमल्स हैं ये सब छोटे छोटे प्लांट्स और ग्रास खाते हैं। This fodder is rich in special substance called cellulose. ये जो उनका खाना है वो उसमें जो है सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है। बट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट हैव एनी एंजाइम टू डाइजेस्ट सेलुलोज। लेकिन जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे हम अपने स्टोमक में पढ़े थे अलग अलग एंजाइम से अलग अलग चीज़ों को बचाने के लिए, तो वैसे ही एनिमल्स में, इन जो रोमिनेंस एनिमल हैं उनमें उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता है जो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। सो दे डाइजेस्ट सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ symbiotic bacteria that live in a special part of their stomach called the rumen, and such animals are called ruminants. तो ये जो चीजें हैं सेलुलोज को पचाने के लिए वो लोग उनके बॉडी में एक स्पेशल तरह का स्टोमक या कहिए या थैली कहिए बना होता है, जहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि रूमेन के अंदर होते हैं, उसे रूमेन कहा जाता है, तो इसीलिए इनको रूमिनेंट भी कहा जाता है। तो वो बैक्टीरिया इन सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं और इस तरह उससे वो वापस लाके और एनिमल जो है कैरी जुगाली करते हैं या उसको पचाने में मदद करते हैं। दे हैव ए स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर स्टोमक हैज 4 चैम्बर। तो उनका जो है स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनके स्टोमक में 4 चैम्बर होता है, एक रूमेन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा मसम, चौथा एबोमसम। So they ingest food through their mouth and swallow it very quickly even without chewing it. This food goes to the rumen after passing through the esophagus. तो वो खाना जो भी अपना फूड खाते हैं, इंजेक्ट करते हैं, वो तुरंत निगल जाते हैं, बिना चबाए हुए भी निगल जाते हैं और वो जाके रूमेन में जमा हो जाता है। It is the largest chamber of the stomach. वो सबसे बड़ा चैम्बर होता है पेट का। Cellulose of food gets digested. वहाँ पे फूड का जो सेलुलोज होता है वो वहाँ पे डाइजेस्ट होता है और पढ़े हैं डाइजेस्टेड ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के जरिए वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। देन द फूड गोज टू द रेटिकुलम। हियर द फूड इज डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू ए पल्पी मास कॉल्ड कर्ड। उसके बाद से ये जो है रेटिकुलम में जाता है, यहाँ पे वो पल्पी मास में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। This curd returns back to mouth. अब ये कर्ड जो है वापस मुंह में वापस आता है।
While the animal is resting, the animal then chew the cud very patiently for a long time. This process is called rumination. तो जब एनिमल आराम कर रहा होता है खाना खा के, उस वक्त ये बहुत आराम से, बहुत ही सब्र से उस खाने को मुंह में वापस लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। इसी को जुगाली या रुमिनेशन कहते हैं। The chewed cud goes to the third chamber called the commissum. This is the smallest chamber where the water is absorbed from the cud. तो जब ये चबा लेते हैं तो उसके बाद ये कॉमसम में जाता है, यहाँ पे जो सबसे छोटा चैम्बर होता है स्टमक का, यहाँ पे जो फूड में वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ द फोर्थ चैम्बर एबोमसम इज द ट्रू स्टमक वेयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सेक्रेटेड टू डाइजेस्ट प्रोटीन। तो यहाँ पे जो चौथा चैम्बर है एबोमसम, यहाँ पे असली पेट है, ट्रू स्टमक, जैसे कि बाकी एनिमल्स का पेट होता है, स्टमक होता है, उस तरह का पेट है। वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होता है और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। नाउ डाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद से सेम प्रोसेस, जैसा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, वैसे इनके भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश होकर चला जाता है और फिर वहाँ एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, बाकी का प्रोसेस वहाँ। टर्म्स टू रिमेम्बर, ये याद करने का टर्म्स है, कुछ वर्ड्स है जिसे आपको याद करना है, इसलिए हमने सबका हिंदी भी नहीं बताया है, क्योंकि ये एज इट इज आपको याद करना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, सामने उसका डिफिनेशन दिया गया है। तो ये सारे वर्ड का डिफिनेशन आपको याद कर लेना है। प्रोबोसिस क्या है, मल्सिफिकेशन क्या है, बाउल वेली मल्सिफिकेशन, रम एंड कर्ड, ये सारी चीजें आपको खुद से याद कर लेना है।